आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि धातु एवं अधातु में अंतर हमें निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देना है, जहां पहला है प्रकृति के आधार पर, दूसरा है अवस्था, तीसरा है चमक, चौथा तन्यता, पांचवा अम्लों से क्रिया के आधार पर और अंतिम में ऑक्सीजन से क्रिया के आधार पर हमें धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करना होगा। तो पहले हम इसके लिए कॉलम बना लेते हैं, एक धातु और अधातु की, और इस तरह उनकी जो प्रकृति होती है, अवस्था होती है, इसके आधार पर हम उनके अंतर को स्पष्ट करेंगे। देखिए, कॉलम में हमने बिंदुएं दे दी हैं, जिसमें प्रकृति की पहले हम बात करेंगे कि धातु किस प्रकार की प्रकृति की होती है। अब देखिए, धातु की हम बात करें तो अगर धातुओं को जलीय विलयन से मिलाया जाता है तो ये सहजता से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रबल प्रकृति होती है, इसलिए धातुओं को हम अपचायी कहते हैं। अपचायी, ठीक है। तो अपचायी पदार्थ के रूप में अगर हम इसे देखें तो मान लीजिए सोडियम है धातु के रूप में, तो वो इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो उसमें धन आयन बनाने की प्रकृति से हम लिखेंगे Na+ आयन के रूप में, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागा जाता है। ठीक है, तो धन आयन बनाने की प्रकृति या अपचायी प्रकृति के होते हैं। जबकि धातुओं की बात की जाए तब धातुओं में जस्ट इसका बिल्कुल उलट, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रबल प्रकृति उनमें होती है, इसलिए अधातुओं को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, उसका उदाहरण क्या बनेगा, यहाँ पर इनको हम देख रहे हैं कि जब उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उस पर ऋण आयन आ गया। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलेंगे ऑक्सीकारक। धातु अधातु में ये गुण होता है। दूसरा है प्रकृति के बाद उनकी अवस्था। धातुओं के लिए प्रारंभिक अवस्था की हम बात करें तो प्रारंभिक रूप से ये ठोस अवस्था में होती है। ठोस अवस्था, चाहे हम अधिक तापमान की भी बात करें, लेकिन कुछ यहाँ पर अपवाद मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मरकरी को जैसे Hg से हम प्रस्तुत करें, और सीजियम जो होता है जैसे हम Cs से प्रस्तुत करेंगे। सीजियम, चाहे वो मरकरी हो चाहे सीजियम हो, ये सामान्य ताप पर भी किस में होते हैं, द्रवीय अवस्था पर मौजूद होते हैं, तो ये अपवाद की स्थिति होती है। लेकिन सामान्यतः अगर हम ठोस की बात करें तो अधिक तापमान पर भी अवस्था में ठोस अवस्था पर मौजूद होता है। अधातुओं की बात करें तो अधातुएं यहाँ पर सामान्य तौर पर ठोस अवस्था, द्रव अवस्था तथा गैसीय अवस्था, तीनों अवस्थाओं में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकृति के आधार पर या अलग अलग उनमें बनने वाले बंध के आधार पर। तीसरा हमारे पास है चमक। अब धातुओं में बात करें चमक के आधार पर तो धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जैसे हम बोलते हैं धात्विक चमक। उदाहरण के रूप में हम बात करें होगा सोना। सोने के लिए उसकी जो चमक होती है वो सुनहरे रंग की होती है। इस तरह अगर हम अधातुओं में बात करें तो अधातुओं में किसी विशेष प्रकार की कोई चमक नहीं होती है। जबकि अपवाद के रूप में हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु हैं, फिर भी इनमें थोड़ी चमक होती है। इसके अलावा अब हमें बात करनी है तन्यता की। देखिए, तन्यता के गुण के लिए धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। देखिए, इसके लिए अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई। अगर हम चांदी के लिए बात करते हैं तो जैसे 2 ग्राम चांदी जो होती है उससे हम अगर उसे खींच करके तार बनाना चाहें तो इससे 2.5 यहाँ पर किलोमीटर यहाँ पर तार तैयार किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है चांदी के लिए। जबकि अगर हम सोने के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने अभी चांदी की बात करी है उसकी तन्यता के गुण के आधार पर। ठीक है, इसी तरह अगर हम सोने की बात करते हैं तो सोने के लगभग 1 ग्राम मात्रा से या 1 ग्राम द्रव्यमान से इसे खींच करके लगभग 1 किलोमीटर तार या लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक है, जबकि हम बात कर रहे हैं अधातुओं में तन्यता के गुण के लिए, तो अधातुओं में तन्यता का कोई भी गुण नहीं होता है। ये प्रायः भंगुर प्रकार के होते हैं। भंगुर प्रकार के होते हैं। तो भंगुर प्रकार का मतलब क्या होता है, अगर इन्हें हथौड़े से पीटा जाता है तो ये फैल न करके चूर चूर हो जाते हैं। तो ठीक है, यही गुण जो होता है वो भंगुरता का गुण होता है अधातुओं में। अगले पद की बात करते हैं अम्ल से क्रिया के। देखिए, अम्लों से क्रिया के आधार पर हम बात करें तो धातुओं के लिए धातुओं की प्रकृति लगभग क्षारीय प्रकृति होती है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, इस तरह से अगर धातुओं को हम अम्ल से क्रिया कराएं तो यहाँ पर हम धातु कर देते हैं, और अगर उसे अम्ल से क्रिया कराया जाता है तो धातुएं क्षार प्रकृति की और अम्ल जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनके बाद अगर हम इन्हें हल करें तो उनके जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो मान है वो यहाँ पर उदासीन रूप में आएंगे, जिसे हम बोलेंगे उस धातुओं के लिए उनके संगत लवण के रूप में। और उसके बाद ये मुक्त करते हैं हाइड्रोजन गैस को, तो H2 गैस यहाँ पर मुक्त होती है। ठीक है, तो धातुओं के लिए बात की गई तो हमारे पास धातु के रूप में है जिंक। ठीक है, जिंक यहाँ पर अम्ल के रूप में H2SO4 से जब क्रिया करता है तो H2SO4 से क्रिया करने के बाद जो हमें संगत लवण प्राप्त होते हैं वो होता है ZnSO4 के रूप में, और हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस का मुक्त होना एक यहाँ पर उदाहरण होगा। ठीक है, तो ये अम्ल से क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके अलावा हम बात कर रहे हैं अधातुओं की, तो अधातुएं अम्ल से क्रिया करके
हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती हैं। क्रिया तो हो गई यहाँ पर, और ऑक्सीजन से अंतिम जो है हमारे पास बिंदु, उसमें ऑक्सीजन से क्रिया को पूछा गया है। फिर ऑक्सीजन से क्रिया के बारे में हम बात करें तो धातु जो है अगर ऑक्सीजन से क्रिया करें तो उस संगत धातु के उसके ऑक्साइड्स बनाते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो हमारे पास होता है, देखिए धातु के लिए हमारे पास 2 कॉपर के अणु मौजूद है जो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ये यहाँ पर बना रहे हैं 2CuO, इसे हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड के रूप में, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी और धातुओं की बात करें जो काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं ऑक्सीजन से, तो अगर हम यहाँ पर बात कर ले रहे हैं सोडियम की या हम बात कर ले रहे हैं पोटेशियम की, अगर इन्हें ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर वायुमंडल में रखा जाता है या उसे अभिक्रिया करते हैं तो अधिक क्रियाशील होने के कारण ये तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका मान होगा 2Na यहाँ पर Na2O के रूप में, ये बता रहा है सोडियम के ऑक्साइड्स को, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम बात करें ऑक्सीजन से क्रिया के आधार पर अधातुओं में, मानव रूप से अधातुएं भी ऑक्सीजन से क्रिया करके उनके ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो अधातु के रूप में हमारे पास कार्बन मौजूद होता है, तो कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन से यहाँ पर अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पर बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ये ऑक्साइड्स को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीजन से क्रिया और सभी बिंदुओं के आधार पर हम यहाँ पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट किए हुए हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।